अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज ऑन न्यूज। नाज़रीन, इल्ज़ामात की गर्द है कि पाकिस्तान में ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी इमरान खान साहब इल्ज़ामात आयद करते हैं, कभी उनके वज़रा इल्ज़ामात आयद करते हैं, कभी मरियम नवाज साहिबा और उनके वालिद मोहतरम इल्ज़ामात आयद करते हैं, और कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आ, पाकिस्तानी सियासत का ये खासा ज़रूर है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में, बल्कि यूँ समझिए कि 2-3 सालों में जो कुछ भी हुआ, उसकी मिसाल पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं मिलती। नवाज शरीफ साहब ने एक बड़े अफसर का नाम लेकर, सिक्योरिटी अफसर का नाम लेकर एक बयान दिया, स्मैश करने की बात की। ये इसकी भी पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब जो अदालती शख्सियात हैं, वो एक दूसरे के सामने आ गई हैं, और एक ऐसी गर्द पड़ी है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसा शोर उठा है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बात हो रही है राना शमीम साहब के उस बयान की जो आज छपा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गो के उसके ऊपर एक कार्रवाई का आगाज कर दिया है, लेकिन ये इसका तजिया किया जाना बहुत ज़रूरी है। मसलन राना शमीम साहब कौन हैं, उनका क्या ताल्लुक है नून लीग से, अदालत में वो कैसे आए, ये देखना भी ज़रूरी है। जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो कुछ भी कहा, उसकी हैसियत क्या है, वो देखना भी ज़रूरी है। और फिर नून लीग इस मौके पर ये लेकर आई, तो इसकी क्या प्लानिंग थी, सबसे पहली खबर किसने दी, और ये क्यों लाया गया, इन चीज़ों का भी देखना बहुत ज़रूरी है। और फिर साथ ही जो दीगर मामला चल रहे हैं हुकूमत के, ईवीएम के हवाले से, और फिर जो चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से, उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये देखना भी ज़रूरी है। इस तमाम तराजुर एक ही है, मंजरनामा एक ही है। नाज़रीन, हमने आज सुबह जब वो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी पढ़ी, तो उसके बाद जाहिर सी बात है, उस स्टोरी पर और उस केस के ऊपर तो बात नहीं हो सकती। स्टोरी में क्या कुछ छप चुका, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि राना शमीम साहब कौन हैं। इसका हमने खोज लगाया, गिलगित बल्तिस्तान के चंद दोस्तों से बात की जो गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं, और कुछ ऐसे दोस्त जो इस्लामाबाद में रहते हैं, उनसे भी बात की, थोड़ी सी तारीख को खंगाला। नाज़रीन, एक बात जो पता चली, जो आम तौर पर लोगों को इल्म नहीं है इसका, कि जो चीफ कोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान की, उसका सरबराह हुकूमत पाकिस्तान नामजद करती है। वो अदालती निज़ाम में से नहीं आता, हुकूमत पाकिस्तान नामजद करती है। और इस वक्त भी जो इस हुकूमत के दौर में अबूरी तौर पर नामजद हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। वहाँ बहस ये चल रही है कि मकामी आदमी को लगाना चाहिए, मकामी वकील हों, लॉ को जानते हों। तो ये सिलसिला काफ़ी अच्छे से चला आ रहा है। राना शमीम साहब के बारे में जब खोज लगाया, तो इल्म हुआ कि राना शमीम साहब का ताल्लुक सियालकोट से है। उनके बेटे पंजाब में एडवोकेट जनरल रहे हैं, या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे हैं। इसकी लेकिन इनमें से एक ओहदे पर ज़रूर रहे हैं। राना साहब के बारे में ये कहा जाता है, एक तो किसी दोस्त ने ये बताया कि राना साउला साहब के वो करीबी अजीज़ हैं। मैंने कुछ दोस्तों से बात की राना साहब के साथ, जिनका ताल्लुक है, उठना बैठना है, उनसे भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि रिश्तेदारी कोई नहीं है। जाहिर सी बात है, राना साहब भी वकील हैं, राना शमीम साहब भी लॉ रिलेटेड शख्सियत हैं, तो हो सकता है कुछ इस तरह का ताल्लुक हो, लेकिन बहरहाल कहते हैं कि रिश्तेदारी कोई नहीं। सियालकोट से राना साहब का ताल्लुक है। और फिर किसी ने ये भी बताया कि उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से भी है, और ये भी बताया कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में चीफ जज बनने से पहले वो पाकिस्तान प्रेस काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब ख़त्म हुई और शफकत अब्बासी साहब का दौर ख़त्म हुआ, जिन्हें पीपल्स पार्टी ने लगाया था, तो उसके बाद फिर राना साहब उस ओहदे पर आए, और वो मुद्दत मुकम्मल करने के बाद फिर उन्हें जब गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की हुकूमत कायम हुई, हफीज़ुर रहमान साहब वज़ीर आला बने, तो उन्हें चीफ जज लगाया गया।
वहाँ के हवाले से भी एक कहानी है। वो कहते हैं कि चीफ जज या जो चीफ कोर्ट है, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट है, उसके इख्तियारात उस इलाके में वही हैं जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। लेकिन उसमें एक कदगन ये है कि वहाँ सिंगल बेंच या सिंगल जज फैसला नहीं किया करता। हमेशा 2 या 3 जज, 3 ही जज हैं, लेकिन आमतौर पर 2 जज वो सुनते हैं अपील। ये बेसिकली अपीलेट कोर्ट है उसके सरबराह के तौर पर। लेकिन ये भी शिकायत रही इनके दौर में वहाँ के, ये सिंगल जज के तौर पर भी मुकदमा सुनते रहे। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हफीजुर रहमान साहब इनको बहुत सपोर्ट करते थे। और एक दोस्त हमारे हैं, उन्होंने अपने जो तहकीक की अपने थीसिस के लिए, उसमें उन्होंने उनको इल्म हुआ और उन्होंने मुझे ये बात आज बताई कि इनके ज़माने में जो कंडक्ट था अदालत को चलाने का, बतौर जज नहीं, लेकिन अदालत में इंतज़ामी मामलात कैसे चलाने हैं, उसके हवाले से जो वहाँ की लोकल बार है वो एहतजाज भी करती रही और शायद एक आध दफ़ा हड़ताल भी की उन्होंने। ये राना साहब का बैकग्राउंड है। फिर ये भी एक अहम सवाल है कि राना साहब ने के सामने जैसे साकिब निसार ने कहा, और जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं उनके पास गालबन उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब का कोई केस नहीं था। अपील शायद आनी थी, ये दुरुस्त है कि अपील आनी थी, और हो सकता है उन्हीं के पास आती। ठीक, ये एक अहम नुक्ता है इसका। और चूंकि हमारा ताल्लुक ना मुस्लिम लीग नून से है, ना पीपल्स पार्टी से है, ना पीटीआई से, इसलिए हम ये समझते हैं कि इसका आज़ादाना तजिया होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मामूली बात नहीं, अदालती शख्सियात के एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं। तो ये वो पहलू है जिनके ऊपर गौर किया जाना ज़रूरी है कि क्या वो राना साहब के ज़रिए कहा गया, क्या राना साहब को कहा गया, या राना साहब की मौजूदगी में कहा गया, और अगर मौजूदगी में कहा गया तो उनकी किस हद तक जस्टिस साकिब निसार से दोस्ती थी या कुर्बत का ताल्लुक था उनका। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है। जस्टिस साकिब निसार साहब ने इन इल्ज़ामात के बाद जो बयान जारी किया, आज मैंने उनकी ऑडियो भी सुनी, वीडियो भी देखी। उनका ये फरमाना है कि राना शमीम साहब मुद्दत मुलाजमत में तोसीह चाहते थे और मैंने वो तोसीह नहीं दी थी। इस पर भी एक बहुत अहम सवाल है। जैसे साकिब निसार के हवाले से माजी में जो भी इतलात हैं, जो भी कंडक्ट उनका रहा, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे साकिब निसार साहब से किसी ने ये पूछने की वहाँ जरूरत नहीं कि जो वहाँ खड़े हुए थे, लेकिन हम ये सवाल उठाए लेते हैं कि जस्टिस साकिब निसार का क्या ताल्लुक था उनकी तौसीह से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ पाकिस्तान का वो आइनी इलाके हैं जो आज 4 सूबों पर मुश्तमिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, ये 2 अलग रीजन ज़रूर हैं, लेकिन दोनों एक ही तनाज़े के पार्ट हैं। मसला कश्मीर का पार्ट है गिलगित बल्तिस्तान भी, उसे इंतज़ामी वजूहात की बिना पर एक रीजन का दर्जा दिया गया। कश्मीर हाई कोर्ट में या कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में भी पाकिस्तान की कोई अदालती ज्यूरिसडिक्शन मौजूद नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन वहाँ नहीं है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट में भी, या जो ज़ेली अदालतें हैं या हाई कोर्ट है जीबी हाई कोर्ट, वहाँ भी कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। तो इसलिए ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि राना साहब अगर चीफ जज के तौर पर तौसीह चाहते थे तो उन्होंने उसमें साकिब निसार साहब कोई किरदार अदा कर सकते थे। ये एक अहम नुक्ता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता था कि अगर उनका आपस का ताल्लुक था और चीफ जस्टिस साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को कहते तो शायद वो हो जाता, लेकिन ये बरमहल बात दिखाई नहीं देती, महल नज़र है ये बात। क्योंकि राना साहब समझदार आदमी हैं और उन्हें ये अंदाज़ा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कहना कितना नुकसानदेह हो सकता है। और फिर अदालतों में भी मामलात जो भी होते हैं, वो जब इस तरह की बात हो तो वो पब्लिक में तो बहरहाल आ जाया करती है। एक नुक्ता नाज़रीन और हमारे दोस्तों ने बताया कि राना साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई तो वो ओवर एज हो चुके थे। हो सकता है, और हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिलैक्सेशन दी हो, लेकिन बहरहाल वो ओवर एज हो चुके थे। और ये भी एक अहम नुक्ता है
یہ تمام نکات جو ہے یہ انتہائی اہم ہیں۔ اسی تناظر میں اب ذرا اگر ہم آتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت جاری رہے گی اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اس کے کیا اثرات پڑیں گے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، مدیر ہیں ایک اخبار کے، شہزاد فاروقی صاحب نوائے وقت کے مدیر ہیں، ان سے بات ہوئی تو جو ان کا تبصرہ تھا وہ ہم انہی کے الفاظ میں آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ فرمانا تھا کہ مسلم لیگ نون کی جو ڈیل ہونی تھی کہیں وہ ڈیل نہیں ہو سکی، اور یہ اس بیان کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے یا وہ قوتیں قریب آ رہی ہیں نون لیگ کے۔ لیکن بہرحال اس کا ایک امپیکٹ تو جو اگر آزادانہ بھی تجزیہ کیا جائے تو آج تک مسلم لیگ نون کی جو کیمپین تھی، خاص طور پر مشترکہ اجلاس کے حوالے سے، عمران خان صاحب کو تنہا کرنے کے حوالے سے، ان کا سیاسی گھیراؤ کرنے کے حوالے سے یا پولیٹیکل سیج کے حوالے سے، اس میں عمران خان صاحب مشکل میں پھنستے دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن نون لیگ جس موقع پر یہ لائی ہے ناظرین، اس کا ایک نتیجہ تو سمپل یہ نکلا ہے کہ ساری اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی ہے اس کیس کی جانب، اور باقی جو معاملات ہیں ان سے نظریں ہٹ گئیں۔ ایک تو اور لا محالہ اس میں اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ حکومت کچھ ریلیکس فیل کرے گی۔ اس درمیان میں ناظرین ایک اطلاع اور یہ بھی ہے کہ وہ جو کاف لیگ سچے پیار کی تلاش میں تھی، وہ سچا پیار آج اسے مل گیا۔ یعنی کاف لیگ کو آج دعوت دی گئی، ایم کیو ایم کو بھی دعوت دی گئی، کاف لیگ کے 2 وزراء گئے، طارق بشیر چیمہ صاحب۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سخت مزاج ہیں، میڈیا پر ہمیشہ چڑھائی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہ پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس کے حوالے سے ان کے بہت سارے تحفظات ہیں، اور پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی جو بنا دی گئی ہے، جو اس کے سربراہ ہے وہ ایک چینل ہے، وہ ان کے ساتھ ان کا تعلق اس چینل کے ہی ایک دوست نے بتایا کہ ہے، کیا تعلق ہے اس کو رہنے دیجئے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا اس چینل کے ساتھ، نیوز چینل کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ تو اختیارات کے حوالے سے چونکہ اتھارٹی ان کے اس میں سے نکل گئی ہے، اور پھر جو ہاؤسنگ کی وزارت میں باقی معاملات تھے وہ بھی نکل گیا، وہ چند ہزار مکانات جو سرکاری ملازمین کو الاٹ کرنے ہوتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ طارق بشیر صاحب چیمہ صاحب کے پاس وہی رہ گیا ہے اختیار، تو وہ اب اس پر وہ ناراض ہیں، اور کاف لیگ یہ کہتی ہے کہ ہمیں عزت نہیں ملتی۔ کامل علی آغا صاحب بہت فرم تھے، لیکن آج کاف لیگ کے تحفظات دور ہو گئے اچانک، اور نہ صرف دور ہو گئے بلکہ یہ بھی اطلاع ہے کہ کاف لیگ نے ای وی ایم پر ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی، تو وہ جس سچے پیار کی متلاشی تھی ناظرین وہ مل گئی۔ ڈاکٹر بابا رامان صاحب نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہ بدھ کو جب 12 بجے مشترکہ اجلاس بلا لیا گیا ہے بدھ کے روز، اور اتحادی سارے ایک پیج پر ہے، حکومت کے ساتھ ہیں وہ، لیکن جو خبریں بعد ازاں آئیں اس میں ایم کیو ایم ابھی تک نہیں مانی، اور شاید مانے گی بھی نہیں۔ ابھی بدھ کے دن میں کافی وقت ہے، کافی گھنٹے پڑے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا ہنوز دلی دور است، تو اس پہ حکومت اس کو منا بھی سکتی ہے، جی ڈی اے کو بھی بنا سکتی ہے، اور کوئی اور بھی بنا سکتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے ناظرین۔ لیکن جو حکومت اور اس کے ریلیشنز ہیں اپوزیشن کے، وہ میرا خیال ہے ابھی تھوڑا سا بہتری کی جانب جا سکتے ہیں، اگر آج جس طرح کی تجاویز دیں مولانا اسد محمود نے قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب کو، اور اسپیکر صاحب بابا روان صاحب نے کہا کہ آپ تجاویز لائیے ہم بات کرتے ہیں، تو اگر مشترکہ اجلاس سے پہلے قانون سازی پر معاملہ طے پا جاتا ہے، اور پھر وہ ڈیلیگیٹڈ جو لیجسلیشن کمیٹی ہے اس کو ای وی ایم کا معاملہ بھی بھیج دیا جاتا ہے اور چیئرمین نائب آرڈیننس بھی بھیج دیا جاتا ہے، تو پھر مشترکہ اجلاس ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن یہ ساری ہاپ لابنگ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ کل پتہ چلے گا۔ بس اس میں اس وقت تک اتنا ہی کہ پیک کا بند یہ ہے کہ آج الیکشن کمیٹی کا اجلاس جس پر کل اپوزیشن کو بہت اعتراض تھا، اس میں آج بڑی افہام و تفہیم رہی، اور ایسا لگتا ہے کہ پنجاب کے جو رکن ہوں گے الیکشن کمیشن کے وہ اپوزیشن کی تجویز پر نامزد ہو جائیں گے، اور خیبر پختونخوا کے رکن پی ٹی آئی کی تجویز پر ہو جائیں گے، جیسا سندھ اور بلوچستان میں کیا گیا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔